हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हमारा जो लेक्चर है वो कल के लेक्चर को कंटिन्यू ही करना है हमें। कल वाला लेक्चर जो था हमने वहां पर ग्राफ और स्लोप के बारे में काफी कुछ डिस्कशन कर लिया है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और उसके स्लोप एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके लिए हमने बहुत शानदार तरीके से इसको स्टडी किया है, डिस्कशन किया है। उसके बाद इसके बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आपको ग्राफ और स्लोप के बारे में डिटेल के अंदर जानना है बिल्कुल बेसिक से, तो आप लास्ट वाला लेक्चर देखकर उसके बाद इसको देखें तो आपको बिल्कुल शानदार अच्छे तरीके से समझ में आएगा यहाँ पे। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे आगे के टॉपिक्स के बारे में। थोड़ा सा 5 मिनट का हम रिकैप करेंगे कल की क्लास का, क्योंकि कंटिन्यू क्लास है। फिर उसके बाद हम आज यहाँ पर अपनी क्लास आज का स्टार्ट कर देंगे। आज देखो कुछ जो बचे हुए कुछ बड़े जो अलग अलग टाइप के जो ग्राफ है, उन ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो स्ट्रेट लाइन के अलावा जो ग्राफ्स आते हैं उनके बारे में। फिर हम फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा आज, और फिर उसके बाद हमारा आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा। तो यहां पर देखो हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहां पे क्या होता है आपके पास, यहाँ पे ओरिजिन होता है। इस ओरिजिन को जब हम राइट साइड चलते हैं ओरिजिन के, तो एक्स एक्सिस प्लस में वैल्यूज बढ़ती है 1 2 3 4 5 6। ऊपर की तरफ चलते हैं तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज इंक्रीज होती है, लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज इंक्रीज होती है, और डाउनवर्ड नीचे की तरफ वाई जो एक्सिस है उसकी नेगेटिव वैल्यूज इंक्रीज होती है। अब यहां पर दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर पूरे का अंडर रूट। ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में है, और हमने कल ये एग्जांपल भी यहां पे किया था। फिर हमने बात किया इसकी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो वहां पर एक z एक्सिस और ऐड हो जाती है यहाँ पे, जो x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर होती है। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो कि यहां से बाहर की तरफ निकली हुई होती है। एक तो बाहर की तरफ पॉजिटिव z एक्सिस होती है, और उसके पीछे एक नेगेटिव इसके बोर्ड के अंदर की तरफ चली जाती है, पीछे वाले रूम में, दीवार को क्रॉस करके पीछे वाले रूम में चली जाती है। तो वहां पर z की नेगेटिव वैल्यूज होती है। यहां पर अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट अगर करते हैं तो यहां पे एक z की टर्म्स और ऐड हो जाएगी। तो क्या हुआ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, और फिर उसका अंडर रूट। ये सब आपके सामने दिया हुआ है। अब है अपने पास ग्राफ के बारे में, कि आपके पास जो भी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर x एक्सिस y एक्सिस की जो दो एक्सिस दी हुई है, यहां पर दोनों के बीच में x और y के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, या फिर इन दोनों के बीच में आपको कोई ना कोई कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। उन पॉइंट्स को जब आप मिला दोगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दोगे यहां पे इस तरीके से, तो आपका ग्राफ बन जाता है। अब ये जो ग्राफ है ना, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब हमारे पास दो अलग अलग क्वांटिटी है, जैसे एक साइड में हमने ओवर कंसिडर कर लिए, दूसरे साइड में हमने रन्स कंसिडर कर लिए, तो यहां पर हाईएस्ट रन कौन से ओवर में है। एक तो तरीका होता है आप पूरे के सारों को चेक करो। एक तरीका होता है आपने ग्राफ प्लॉट किया, तो ग्राफ प्लॉट करके आपने सबसे ऊपर कौन अपने आप दिखाई देगा। ये तो 10 है, 10 रीडिंग्स है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 100 रीडिंग्स हो, तो वहां पर चेक करना क्या कितना मुश्किल है। तो इससे अच्छा ग्राफ देखो, अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ग्राफ बनाना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप जैसे जैसे x की वैल्यू को डिक्रीज करते हो, x की वैल्यू यहां पर जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, उसके जस्ट एग्जैक्टली साथ साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। या फिर x की वैल्यू को इंक्रीज करने पर y की वैल्यू उसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन डिक्रीज होती है। तो ये हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन का यहां पर ग्राफ बन गया। स्ट्रेट लाइन की हमारे पास कुछ इक्वेशंस भी होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, वो आपके पास यहां आ जाती है, ये रही, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, जहां पर c इसका एक इंटरसेप्ट होता है कि y एक्सिस को ये कहां पर काट रहा है। अगर y एक्सिस को ऊपर अगर क्रॉस कर रहा है तो ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया, अगर नीचे टच कर रहा है यहां पे तो यही इंटरसेप्ट क्या हो गया, यहां पर नेगेटिव हो गया। जो m है ना यहां पे, ये क्या है, ये है इसका स्लोप। स्लोप का मतलब इसकी ढलान कितनी है। जब यहां पर आप देखते हो एंगल
इस एक्स एक्सिस के साथ बनाने वाले एंगल का टेन थीटा जब आप कैलकुलेट कर लेते हो तो उसके टेन थीटा को या टेंजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, उसका स्लोप बोला जाता है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन का स्लोप की बात हो रही है अभी, ठीक है। जैसे चाहे यहां पर ये जो लाइन है, इस एक्स एक्सिस को यहां से अगर इस थीटा वन एंगल पे काट रही तो टेन थीटा वन इज ए स्लोप फॉर दिस लाइन। अगर हम बात करें दूसरी वाली लाइन की, ये वाली लाइन क्या है, इसको यहां पे काट रही है, तो यहां पर क्या है, इसके साथ फिर से ही अगर टेन थीटा कैलकुलेट करोगे, दोनों में थीटा की वैल्यू 90 से कम है, 90 से अगर कम होती है तो टेन थीटा की वैल्यू 90 से कम होने पर पॉजिटिव आती है। इसका मतलब इन दोनों ही लाइंस का जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। चाहे ये यहां पर x की पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, चाहे ये x की नेगेटिव डायरेक्शन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका स्लोप है वो एक्यूट एंगल बना रहा है दोनों केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए इनका जो स्लोप है वो क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप हो गया। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको कुछ नजर आ रहा है कि ये देखो 1 2 3, ये तीनों ही 90 से छोटे एंगल है, तो इनमें टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इन तीनों का जो स्लोप वो क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर ये जो स्लोप है ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 है, और टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है, इंफिनिटी होती है, तो इसका स्लोप भी क्या हो गया, इसका स्लोप भी इनफाइनाइट हो गया। फिर हम बात करते हैं कैसे हो गया, ये आप लास्ट वाला पूरा डिटेल में लेक्चर देखोगे अपने आप पता चल जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, ये वाली जो लाइन है फिफ्थ वाली, यहां पर ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो गया। 90 डिग्री से जैसे ही बड़ा एंगल हो जाता है, जैसे कि 10 120 का हो गया, 150 का हो गया, 135 का हो गया, तो वहां पर जो टेन थीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। जैसे अगर मैं 10 120 की बात करूं तो इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव माइनस √3। अगर मैं 10 150 की बात करूं तो इसकी वैल्यू आती है -1/√3। तो ये दोनों माइनस में वैल्यू होने के कारण इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव स्लोप हो जाता है। इस तरीके से आप मान सकते हो। स्लोप कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये देखो टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, -y1/x2 - x1 रन और राइज। तो राइज डिवाइडेड बाई रन जो होता है ना, वो आपके लिए स्लोप आ जाता है यहाँ पे y = mx + c। इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन भी हो गई। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्लोप है, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है, पैरेलल होने का मतलब एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, तो tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो उसका स्लोप भी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव स्लोप को दर्शाने वाली एक लाइन हो गई, ये पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाली एक लाइन हो गई। फिर इसके बाद है हमारे पास यहां पर स्लोप ऑफ द लाइन, ये न्यूमेरिकल्स है, वो आप वहां पर देख सकते हो। ये न्यूमेरिकल है, यहां पर भी हमने स्लोप फाइंड आउट करा हुआ है। ये क्या है, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आ रखा है स्लोप, क्योंकि ये आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी नेगेटिव आ रखा है। फिर हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपके सबके न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चंस है, काफी सारे किए हुए हमारे पास। फिर हमने बात की थी, ये इसके रियल लाइफ एग्जांपल है, पॉजिटिव स्लोप के स्ट्रेट लाइन ग्राफ के रियल लाइफ एग्जांपल। क्या कि आपके पास मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है, तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसके साथ साथ मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। फिर हम बात करें यहां पर इसका ओम्स लॉ का, तो ओम्स लॉ क्या, V = IR होता है, R कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है, तो V इज और I में क्या रिलेशन है, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होती है उसके साथ साथ वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, या वोल्टेज इंक्रीज होता है उसके साथ साथ करंट भी इंक्रीज हो रही है। इसके ग्राफ के बारे में जो डिस्कशन है वो अपन और जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब वहां पर और अच्छे से करेंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन रिलेशन का ग्राफ आपके सामने था। फिर हमारे पास टेम्परेचर, जो PV = nRT, सुना है ना आपने, PV = nRT क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो उसका ग्राफ क्या है, P और T के अंदर ग्राफ खींचना है, P और T का बीच में ग्राफ, जबकि वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो ये जो है ना, ये वाली टर्म P और T, ये तो आपके डायरेक्टली हो गया, P इज प्रोपोर्शनल टू T, और यहां पर हमारे पास अगर इसको आप डायरेक्ट y =
mx प्लस सी से कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू तो कितनी आ गई 0, क्योंकि यहां पे इंटरसेप्ट कितना है 0 है। और यहां पर m की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई n r अपॉन वॉल्यूम। ये आपके पास इस ग्राफ का जो स्लोप है, यहां पर इस थीटा का अगर आप टेन थीटा फाइंड आउट कर लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। इसका अगर आप टेन थीटा फाइंड आउट किया तो ये टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन आर अपॉन वी। एन अगर 1 मोल ले लिया तो आर अपॉन वी हो जाएगा। ये आप सब कर सकते हो यहां पे। अब है अपने पास आज का नया टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में आपको सिर्फ ये देखना है यहां पे कि देखो ये जो ग्राफ आएगा, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होता है उसका एक फिक्स रिलेशन है। अब एक बात तो आपको तय माननी होगी कि कोई भी टाइप का हमारे पास ग्राफ हो, ग्राफ हम जब भी प्लॉट करते हैं, जब भी हम बनाते हैं, तो आपके पास एक तो x होता है और एक y होता है। x एक्सिस और y एक्सिस होती है ग्राफ के अंदर। ये देखो आपके साथ, आप जब यहां पर इसको जब देखते हो तो आपके सामने एक x एक्सिस है, एक यहां पर y एक्सिस है। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको x की भी वैल्यू चाहिए, आपको y की भी वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहां पर x और y के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। उस फॉर्मूले के साथ आप इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, यस और नो। तो वो जो फॉर्मूला है ना, वो आपको बताएगा कि वहां पर किस टाइप का ग्राफ होने वाला है। जिसमें से एक फॉर्मूला हमने देखा था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस टाइप का अगर आपको कोई रिलेशन या कोई फॉर्मूला दिखाई दे y और x के अंदर, तो आप देखते पहचान जाओगे कि भाई ये तो क्या है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। जैसे कि p इक्वल्स टू एम बी। अब c की वैल्यू यहां पे 0 हो गई, वो अलग बात है, ठीक है। pv इक्वल्स टू एनआरटी, ये प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है। अब जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए देखो क्या है, ये कब होगा, जब आप x और y को मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहां पे क्या आता है, एक कांस्टेंट निकल के आता है। इस टाइप के ग्राफ को आप बोलते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां से एक चीज के सामने निकल के आई, x y आपके सामने इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो y इक्वल्स टू क्या आया, ये आया कांस्टेंट ऑफ x। ऊपर कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। c हो सकता है, k हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी। जो वैल्यू कांस्टेंट या तो बता दी या होगी कांस्टेंट, वो हमारे पास ऊपर होगी, ठीक है। तो अब ये इसके, और हां, इसमें जरूरी नहीं कि ऊपर ही हो कांस्टेंट, ये सारा कुछ इस x के अलावा सब कुछ जो होगा ना, वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये यहां पर इसके साथ जो भी कचरा बच गया वो क्या निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा, इक्वल्स टू y। तो आपके सामने निकल के आया y इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x। y इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x का जो ग्राफ है ना, वो बनाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आप कहोगे सर इसका रिलेशन कहां मिलेगा हमें, इसका बहुत शानदार आपका पढ़ा, खुद का स्टडी किया हुआ एक रिलेशन है, वो मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा। पहले आप यहां पर देखो क्या है, एक बार मेरे पास इसमें कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी मान लेता हूं, मान लो सब हम यहां पर इसको कंसिडर कर लेते हैं x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 कंसिडर कर लिया, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स हो गया यहां पे, ठीक है। 1 अपॉन अगर x हो गया तो मैं यहां पर अगर x की वैल्यू रखता जाऊं और y की वैल्यू मुझे चाहिए, y की वैल्यू मुझे मिलती जाए, तो मैं यहां पर x की वैल्यू रख दूंगा, y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो आप देखो, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 रखता हूं, x की वैल्यू 1 रखा तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वेल एंड गुड। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 10 रखता हूं, अगर x की वैल्यू 10 रख दिया मैंने, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 100 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0.01 आएगी। कहने का मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ y की वैल्यू डिक्रीज होगी।
जितने टाइम्स x की वैल्यू इंक्रीज हुई ना, उतने ही टाइम्स y की वैल्यू डिक्रीज हुई। दैट्स इट। लेकिन अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को डिक्रीज कर देता हूं, x की वैल्यू को 0.1 कर देता हूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू को 0.01 कर देता हूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। इसका मतलब ये ग्राफ ऑपोजिट, उल्टा काम कर रहा है। x को इंक्रीज करने पर, तो y डिक्रीज हो रहा है, और x को डिक्रीज करने पर y इंक्रीज हो रहा है। इस टाइप का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर नाम क्यों है? रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है? रेक्टेंगल आपके पास है, इसकी क्या खास बात होती है? इसकी खास बात यह है कि इसके जो सारे एंगल है ना, ये क्या है? 90 डिग्री के एंगल है। ओके, तो हम यहां पर भी इसकी बात करेंगे। देखो, यहां पर भी इसकी बात करेंगे। तो पहले आप ये देखो, इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं सबसे पहले। ये आप इसकी ग्राफ देखो, यहां पर ये 0, फिर हम आगे करेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे लगातार ये चलता जाएगा। ठीक है ना? तो हम इसको नंबर नहीं लगाते। अब देखो यहां पे क्या आएगा, जैसे जैसे मैं यहां पर x की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, उसके साथ साथ y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। ओके, अब मैं यहां पर कोई एक वैल्यू लगा देता हूं, मान लो ये 1, इसका x का 1 यहां पर है, और जो y है इसका 1 हमारे पास यहां पर है। तो एक जो ये वाला टर्म है ना, ये तो कहां आ जाएगा? ये आ जाएगा इस जगह पे, ये यहां पे आ जाएगा, ये पॉइंट, इसकी कोई बात नहीं। लेकिन एक बात क्या है, x अगर इंक्रीज होगा, इसके साथ साथ y तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अगर x डिक्रीज होगा, इसके साथ साथ x इंक्रीज होने, y इंक्रीज हो रहा है, तो इस टाइप का ग्राफ आता है। ये इस टाइप का ग्राफ आता है। ये जो ग्राफ मैंने यहां पे बनाया, ये थोड़ा सा यहां पे सीधा ज्यादा हो गया, इतना सीधा नहीं होता है ये। ओके, इसको अगर मैं, अब देखो ये जो ग्राफ बनाना, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बनाया है कि मैंने ये पॉइंट लिया तो इस पॉइंट के हिसाब से बना दूं। लेकिन इस ग्राफ को हम जब बनाते हैं तो ये इस टाइप का ग्राफ हो जाता है। इस टाइप का ग्राफ होता है ये, इस टाइप का ये ग्राफ। अब इस ग्राफ की क्या खास बात है? देखो, इस ग्राफ की अगर मुझे टेंजेंट बनानी है तो कैसे, टेंजेंट नहीं, इस ग्राफ का अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? या मुझे इस ग्राफ की टेंजेंट बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? ये बताओ आप। स्लोप बाद में करते हैं, पहले टेंजेंट बताओ। इसकी टेंजेंट कैसे प्लॉट करेंगे? इसकी टेंजेंट प्लॉट करेंगे यहां पर, और इस ग्राफ की टेंजेंट जब इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे ही क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप x की वैल्यू इनफाइनाइट 0 रखोगे, x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आएगी इंफिनिटी। 1/0 इक्वल्स टू इंफिनिटी। आया कि नहीं आया? ओके, और फिर हमारे पास यहां पर अगर मैं x की वैल्यू को इंफिनिटी रख दूंगा, x की वैल्यू को इनफाइनाइट रख देता हूं मैं इस कंडीशन में, तो आपके पास यहां पर y की वैल्यू कितनी आती है? x की वैल्यू को इनफाइनाइट रख दिया तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब ये इसके साथ कब मिलेगा, इसके टच कब करेगा? जब ये यहां पे इनफाइनाइट पे जाएगा, उसके बाद ये y एक्स को मिलेगा, ये वाला ग्राफ। और x के साथ कब मिलेगा? जब ये इनफाइनाइट पर चला जाएगा, तब जाकर ये x एक्सिस पर मिलेगा। उसके पहले कभी नहीं मिलने वाला, उसके पहले कभी नहीं मिलने वाला। तो अब दोनों की इनफाइनाइट से जो हम टेंजेंट प्लॉट करेंगे, इनफाइनाइट से जो इसकी हम टेंजेंट प्लॉट करेंगे, मान लो यहां से हम टेंजेंट ये प्लॉट कर रहे हैं, यहां से इसकी इनफाइनाइट से इसकी टेंजेंट प्लॉट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल पे मिल रही है? 90 डिग्री एंगल पे मिल रही है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको कहा जाता है, कि दोनों की इनफाइनाइट पर प्लॉट की हुई टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काट रही है, 90 डिग्री एंगल पे ये क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, इसलिए इनको
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है, बल्कि ये ग्राफ आपका बहुत ही शानदार है इस तरीके से। अब मुझे अगर बताना पड़े कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि भी एक चीज x इंक्रीज हो रहा हो तो y डिक्रीज हो रहा हो, तो इसका एग्जांपल आपके सामने प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आप फोर्स लिख सकते हो, आप थ्रस्ट लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है, उसको थ्रस्ट बोलते हो आप, है ना। ये है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू पी। अब यहां पर देखो फोर्स को क्या कर दूं मैं, फोर्स को मैं यहां पर कर देता हूं कांस्टेंट, तो प्रेशर क्या हो गया, एफ अपॉन ए हो गया, मतलब प्रेशर 1 अपॉन ए हो गया। ठीक है, जो कील होती है उसको दीवार में ठोकते हो, तो जो उसका जिस साइड से उसको दीवार के अंदर ठोकना है वो वाला साइड पतला या छोटा होता है कि नहीं होता, उसका नुकीला होता है कि नहीं होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके नुकीला इसलिए होता है कि वहां पर उतना सेम फोर्स लगाने पर भी उसका प्रेशर वहां पे ज्यादा इंपैक्ट करता है। अगर आप उल्टी साइड से कील ठोकना स्टार्ट कर दोगे तो नहीं ठोक पाओगे, तो उसको जो नुकीला साइड है वो दीवार की तरफ होगा, ठोकोगे काम हो जाएगा, ठुक जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, अगर मैं यहां पे इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इधर मैं एरिया ले लूंगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्रेशर कंसीडर कर लूंगा, तो आपका ग्राफ ये आ जाएगा, सिंपल। अब यहां पर केवल सिर्फ और सिर्फ एक्सिस की ही बात नहीं है, चाहे हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स हो, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो, ही जो ग्राफ है ना वो बनेगा लगभग सिमिलर सा ही, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस क्या रहेगा, एक डिफरेंस क्या रहेगा, आप देख पा रहे होगा यहां पे, आप एक चीज देख पा रहे होगा यहां पे, क्या x इक्वल्स टू हम 1 कंसिडर करते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आता है, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन मैं x को जैसे ही 2 कंसिडर करता हूं तो इतने में इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.5, इसकी कितनी आती है, इसकी आती है 0.25, है ना। ऐसे देखो इसकी आती है 1/2, इसकी आती है 1/4 और इसकी आती है 1/8। ये 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है और ये 8 टाइम्स हो रहा है, ये क्यूब के टाइम्स हो रहा है ना। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 10 कंसिडर कर लेता हूं तो यहां पे ये 0.1, यहां पर ये 0.01 और यहां पर 0.01, ये 1000 टाइम्स कम हो गया, ये 100 टाइम्स ही कम हुआ है, ये 10 टाइम्स कम हुआ है ना ऐसा, क्योंकि यहां पर ये ज्यादा जल्दी x की वैल्यू ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब है, तो y की वैल्यू ज्यादा जल्दी डिक्रीज होगी, है ना। यहां पे y की वैल्यू ज्यादा जल्दी डिक्रीज होगी, इसका मतलब अगर आप ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो मान लो आपने ये ग्राफ प्लॉट किया, किसका, ये ग्राफ आपने प्लॉट किया 1/x का, तो 1/x स्क्वायर का ग्राफ इसके पहले ही डिक्रीज हो गया, ये 1/x स्क्वायर का ग्राफ होगा और ये ग्राफ होगा फिर 1/x क्यूब का, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और उसके ऊपर देखोगे तो ये जो है ना, ये यहां पर रहेगा ऐसे, तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते। इसको देखो, मैं इस वाले को पूरे को अगर बनाता हूं तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। जैसे मान लो अगर हम इसको ग्राफ को यहां बनाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का ऐसे ग्राफ बनता है, इसके पहले डिक्रीज होता है, एक्स क्यूब का और भी पहले हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बनता है। ये जो ग्राफ है सबसे ज्यादा जल्दी डिक्रीज हो रहा है, ये एक्स 1/x क्यूब का है, ये एक्स स्क्वायर का है, ये 1/x का ऐसे, और यहां पे आपको दिखाई दे ही रहा है। तो ये आपके पास यहां पर एक्स स्क्वायर, एक्स 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और हाँ, ये भी मिलते कहां पर है, इनफाइनाइट पर ही मिलते हैं। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट करोगे
जबकि जीरो करोगे तो y इनफाइनाइट हो जाएगा। दोनों सेम कंडीशन है, लेकिन नीचे ये जल्दी वैल्यू इंक्रीज होती है। फिर हमारे पास है यहां पर इसका रियल लाइफ एग्जांपल, फिर से क्या, जो प्रेशर वाला ना P इक्वल्स टू एनआरटी, वो यहां पर भी काम करेगा। कैसे? ड्रॉ ग्राफ बिटवीन प्रेशर P एंड वॉल्यूम V व्हेन टेम्परेचर T क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्या हुआ, nRT हुआ। n नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होता है हमेशा, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, तो अब T को भी कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब PV मिलकर एक कांस्टेंट वैल्यू गई। जब कांस्टेंट वैल्यू E इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट अपॉन V, ये nRT अपॉन V ही तो हुआ, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, P इज प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे V इंक्रीज होगा P डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे V डिक्रीज होगा P इंक्रीज होता जाएगा। इसका सीधा सा एक मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसे आप यहां पे कोई गैस है ना, गैस सिलेंडर है, उसको कितना प्रेशर से भरा होता है, और जैसे उस गैस को आप हवा में रिलीज करते हो तो उसका प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे उसको वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिल गया। और जैसे जैसे आप उसको कंप्रेस करते जाते हो सिलेंडर को, उसके साथ आपका प्रेशर इंक्रीज होते जाता है। तो यहां पर अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो इसका, ये ग्राफ प्लॉट करने पर इस टाइप का ग्राफ आएगा ये। ओके, और प्रेशर कहां होगा, प्रेशर यहां होगा, वॉल्यूम यहां होगा। दैट्स इट। फिर हम बात करते हैं आगे, ग्राफ बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। जो ग्रेविटेशन फोर्स है आपके पास, ये ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है, न्यूटन जी ने दिया था, ये Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर, आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा। तो यहां पर क्या है, दो बॉडीज का मास, अर्थ का मास, सन का मास, दोनों का कांस्टेंट है। बढ़ेगा कि घटेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। मून का, अर्थ का मास बिल्कुल कांस्टेंट है। तो हमारे पास यहां पर फोर्स कितना आएगा, इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो ये आपके पास ग्राफ है। तो यहां पे ग्राफ कैसे प्लॉट करना है आपको, सेम ये लो, सिंपल ग्राफ। लेकिन जैसे मैंने आपको ये वाला ग्राफ प्लॉट किया, इसमें और इस ग्राफ में क्या फर्क नजर आ रहा है, एक साथ अगर हम दोनों ग्राफ को अगर अलग अलग प्लॉट करते हैं और फर्क नजर नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर मेरे को इसी के अंदर दो ग्राफ प्लॉट करने पड़े, कि एक तो F इज प्रोपोर्शनल टू R और मान लो कि अदर कोई फोर्स और ये प्रोपोर्शनल टू 1/R हो, तो मुझे फर्क पता चलेगा, है ना। तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ये लो, जो ग्राफ ज्यादा जल्दी डिक्रीज हुआ है वो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर है, जो ग्राफ धीरे डिक्रीज हुआ है वो ये F इज प्रोपोर्शनल टू R है। अब ये कौन कहीं से भी आया हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अब अपने पास क्या है, इसका ग्राफ। नेक्स्ट, अब है अपने पास पैराबोला। पैराबोला का मतलब है यहां पे ये जो ग्राफ, जो शक्ल बनेगी ना ग्राफ की, यही पैराबोला है। इसका भी हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है, लेकिन पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं। पैराबोला क्या होता है, जब आपके पास किसी एक की पावर 1 आउट ऑफ y has power 1 and other one has power 2। एक के पास किसी एक की पावर 1 हो और की पावर बस इतना सा ध्यान रखना है, किसी एक की पावर 1 और बचे हुए की पावर 2, 2 3 4 फिर कितने भी हो जाओ चाहे, लेकिन 2 ही होती है वैसे कायदे से, ठीक है। तो 2 या 4 चलेगी। तो ये वाला पावर यहां पे है। अब इसकी वैल्यू कैसे आती है ये देखो, या फिर इसकी एक चीज और हो सकती है, वो भी हमारे पास आएगा, क्वेश्चन आएगा इसमें, एग्जाम्पल में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू है x स्क्वायर। मैं यहां पर टेबल बनाता हूं फिर से,
इधर x कर दिया, इधर y कर दिया। देखो जो y है ना वो डिपेंडेंट होता है, जिसकी वैल्यू हम रखते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, जिसकी वैल्यू अपने आप मिलती है वो डिपेंडेंट होता है। तो हमारे केस में x को हम हमेशा डिपेंडेंट मानते हैं और इस वाले साइड वाले को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं, इस बात का ध्यान रखना। x अगर मैं 1 रखता हूं, x को 1 रखते हैं तो 1 होता है। देखो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। x को 2 रखता हूं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मैं x को 3 रखता हूं तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर के साथ अगर 4 रखता हूं तो ये 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं यहां पर -2 रख देता हूं तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मैं -3 रखता हूं x की वैल्यू तो ये -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अगर मैं -4 रख देता हूं तो -4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। तो तीन टाइप के हमारे पास यहां पे दो इंपॉर्टेंट टर्म बातें हैं, वो आपको ध्यान रखना है। क्या, अगर मैं यहां पे पॉजिटिव वैल्यूज रख रहा हूं तो उनका स्क्वायर आ रहा है वो भी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूं तो उनका स्क्वायर जो आ रहा है वो भी पॉजिटिव ही आ रहा है। और अगर मैं 0 रख देता हूं तो 0 का स्क्वायर करने पर भी 0 आ रहा है। अब आप ग्राफ बना दो, अब ग्राफ बनाने पर अपने आपके सामने वैल्यूज आ जाएगी इसकी। फिर हमारे पास एक आ जाएगा इधर, ये वाई डायरेक्शन में आ जाएगा ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखो ये 0 हो गया दोनों, ये इधर 1 2 एंड 3, ये एक्स एक्सिस, ये -1 -2 -3। ठीक है, अब हम y की तरफ लिख देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही लेते हैं, पूरा नहीं लेते हैं। अब देखो जब x 0 है, सबसे पहले ये रखो x 0 तो y भी 0, x जब 1 है यहां पे तो y भी 1, ये यहां पे आ गया। x जब 2 है तो y, x 2 होने पर y 4 हो गया। x 3 होने पर y कितना हो गया, y हो गया 9 यहां पे। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, यहां पे ये x -2 होने पर, x इक्वल्स टू -2 होने पर ये +4 हो गया। और हम यहां पे x की वैल्यू -1 वो रखी नहीं, मैंने रखना चाहिए था। अगर x की वैल्यू -1 रखूंगा तो y की वैल्यू भी +1 आएगी, कि -1 का स्क्वायर भी +1 होता है। तो ये आपके सामने हो गया। फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर -3 है तो y की वैल्यू फिर से 9। जब इसको पूरे को मिलाते हैं ना, इसको जब हम पॉइंट्स को कम जोड़ देते हैं, ये आपके पास ग्राफ बनता है। तो यहां पे क्या है, ये स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, इधर ऐसे बनता है और उधर ये बन गया। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं पैराबोला। इसको क्या बोला जाता है, पैराबोला कहा जाता है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान में रखने की है कि पावर जरूरी नहीं है कि हम एक हो, ऐसा भी हो सकता है कि पावर एक की हाफ हो दूसरे की 1 हो, एक की 2 हो दूसरे की 4 हो, ऐसा भी। तो एक की तो पावर होगी आधी और दूसरे वाले की जो होगा उसकी पावर होगी डबल। तो अपने आप ही वो किसका कंडीशन आएगी, वो पैराबोला की कंडीशन आएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं यहां पर बारे में। यहां पर हमारे पास 4 टाइप के पैराबोला हो सकते हैं, 4 टाइप के पैराबोला, जिसमें से एक हमने बनाया। ये वाला जो पैराबोला होता है ना, वो ऐसे होता है, इस डायरेक्शन से।
ये इस टाइप से ग्राफ बनता है, जो कि मैंने वैल्यूज रख के आपको बना के बताया है। दूसरे वाला जो है ये है, ये पूरा एक्स स्क्वायर तो अंदर अलग है, ये माइनस उसके पहले लगा दो, मतलब ये वाला ना इसके ठीक ऐसा का ऐसा है, लेकिन पहले माइनस लगा दिया। तो पहले माइनस लगा दिया तो कहां चला गया, यही पैराबोला, जो y की वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही थी, ये जितने भी y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, सबके साथ क्या लगेगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये लगेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, जो पैराबोला है दूसरे वाला, ये नीचे चला जाएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे बनेगा इस तरफ, इस तरीके से ये ग्राफ यहां पर आपका बनेगा। फिर है हमारे ये वाला ग्राफ, तो इसका ग्राफ मैं आपको एक बार बना के बताता हूं। जैसे अगर हम यहां पे, हाँ, x की वैल्यू मैंने 1 रखा, नहीं है 1 है। अब यहां पे है ना, हम x की बजाय y की वैल्यू रखना ज्यादा सही रहेगा, तो हम यहां पे y की वैल्यू रखता हूं मैं, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आती है, देखो x की वैल्यू आती है 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू भी 0। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो ग्राफ बनेगा, ये x है, ये y है, 0 0 दोनों एक साथ हो गई, y की वैल्यू 1 रखा किया, इतने में x की, ठीक है, y की वैल्यू 2 रख दिया, मतलब यहां पे तो x की वैल्यू कितना, 4 का मतलब लगभग यहां पे, मतलब ये ऐसे बनेगा, सेम है, ये नीचे बन गया, ये इस तरफ बन गया। इस बार क्या हुआ, x की वैल्यू, x पावर तो 1 है, y की पावर 2 है, इसलिए ये x की तरफ ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर सेम है, y स्क्वायर है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहां पर ये जो ग्राफ बनेगा, ये इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। अब हम इसको थोड़ा ज्यादा वाइड बनाए, ज्यादा सकड़ा बनाए, वाइड बनाए, थोड़ा पतला बनाए, वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, सकरा बनाएंगे तो भी वही है, हम इसको ज्यादा वाइड बना देते हैं तो भी एक ही बात है, उसके उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो ग्राफ की जो हम स्केल लेते हैं ना, वो कैसे लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स में आप बहुत शानदार तरीके से स्टडी करोगे, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये तो हम इजी होने के लिए लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इक्वल्स टू 4a x स्क्वायर, ऐसे, या फिर ऐसा भी होता है इसका, ऐसा होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ऐसे होता है, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब सारों में ऐसे कर दो, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, है ना, इधर y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, वो ये हो गया, यहां पे y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x हो गया, ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हो गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay हो गया, वो इधर हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वो आपका मैथमेटिक्स में आएगा, वहां पे आप स्टडी कर लेना। ओके, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं, आप इसका एग्जांपल है ये, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मास टू वेलोसिटी वाला मोमेंटम। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, वो होता है 1/2 mv², होता है ना, बिल्कुल होता है। दोनों तरफ या यहां पे आप ऊपर और नीचे एक बार और मास से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 m इंटू वी का होल स्क्वायर अपॉन m, 1/2 p² अपॉन m इक्वल्स टू k, ये रहा। तो ये p² हुआ कि नहीं हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच का ग्राफ हो गया। तो ये जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होता है,
ये आपके पास यहां पे मोमेंटम हो गया, यहां पे ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब देखो ये ग्राफ ऐसे होता है पूरा, लेकिन हम एक साइड ही प्लॉट करते हैं। ये इसका ग्राफ हो गया। यस, तो ये क्या है? ये पैराबोला है। ये भी ये पैराबोला का वो दूसरा बचा हुआ आधा पार्ट है, वही हम हमेशा प्लॉट करेंगे हमारे फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में हम पूरा वो प्लॉट नहीं करते, ध्यान रखना। फिर है अपने पास ये वाला ग्राफ है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम। जो पेंडुलम होता है ना, घड़ी के नीचे लटका होता है पेंडुलम, वही वाला। ओके, तो यहां पे क्या है, मैंने क्या बोला, एक की पावर होनी चाहिए, दूसरे वाले की डबल होनी चाहिए। तो ये आधी पावर है, यहां पे डबल हो गई। इसको पूरा अगर सोल्व करेंगे तो देखो स्क्वायर करो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। अब लेंथ और टाइम पीरियड में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से। ये हो गया, ये इस तरीके ये वाला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये वाला है, या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई कर दो। हमने पहले वाला जो लिखा है ना, वो तो है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे बना? ये ऐसे बना। ये क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो ये तो सारे कांस्टेंट है, बचा किस पे? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल, ऐसे बचा। तो आप यहां पे लेंथ कर दोगे, यहां पे टी कर दोगे, और ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका ग्राफ हो गया। और अगर ठीक से बनाओ तो इसको चाहे और ऐसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ग्राफ ऐसा आपका हाइपरबोला ही बनेगा। हाइपरबोला नहीं, पैराबोला ही ग्राफ बनेगा। इस शेप को आप क्या बोल रहे हो? पैराबोला ही बोलते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपने पास एक और ग्राफ, उस ग्राफ का क्या सर्कल ग्राफ हो सकता है? क्या ग्राफ को हम सर्कल भी बोल सकते हैं क्या? आपने आज तक तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज हो जाएगा। कैसे? देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं ग्राफ क्या है। ग्राफ आपके सामने कोई भी x और y के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ है, उसके बाद में जो इनकी रीडिंग्स आती है वो बनाती है ग्राफ। y और x की अलग अलग पॉइंट्स को हम इस x एक्सिस और y एक्सिस पर दोनों की वैल्यूज प्लेस करके पॉइंट्स को जब मिला देते हैं, वही तो ग्राफ बनता है ना। सिंपल वही है। अब वो सर्कल बन जाए तो सर्कल का ग्राफ हो जाएगा, वो अगर हाइपरबोला बन जाए तो हाइपरबोला का ग्राफ हो जाएगा, वो अगर पैराबोला बन जाए तो पैराबोला का ग्राफ हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया? ये सर्कल का ग्राफ। सर्कल का ग्राफ कैसे देखना है? देखो यहां पर एक बात का ध्यान रखना, इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। जैसे आपको मैंने बार बार बता रहा हूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला। ठीक वैसे ही ये किसकी इक्वेशन है? ये सर्कल की इक्वेशन है। जहां पर जो a है, a इज ए रेडियस ऑफ, इसकी रेडियस a हो जाएगी। एक बात को और नोट करने की चीज है, इस स्क्वायर के मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा? सर्कल बनेगा, है ना। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, तो इसका ग्राफ हम देखो, इसका ग्राफ प्लॉट करने से पहले एक चीज बता दूं, अगर आप यहां पे x की वैल्यू 0 रख देते हो, x की वैल्यू आपने 0 रख दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू कितना? प्लस माइनस ए आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। यह अगर आप यहां पे y की वैल्यू 0 रख दिया तो x स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हुआ, तो x इक्वल्स टू कितना आया? प्लस माइनस ए आया कि नहीं आया? ये सारी चीजें आप अगर मैथमेटिक्स में हो, आप अगर जेई में हो,
या मैथ्स पढ़ रहे हो, नॉन मेडिकल में हो तो आपको आगे मिलेगी, लेकिन वो बहुत लेट आएगी, है ना। तो हम इसको बेसिक बेसिक नॉलेज के लिए हम पहले पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा आया तो इसको ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे आपके सामने आएगा, अगर x, यहां पे x इक्वल्स टू 0, मतलब ये इस जगह पे, तो y इक्वल्स टू क्या है, प्लस ए और माइनस ए, प्लस ए और माइनस ए। ये ऊपर प्लस ए हो गया, ये माइनस ए हो गया, x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। फिर हमारे पास है यहां पे y इक्वल्स टू 0 रखा, मतलब ये x एक्सिस हो गई y इक्वल्स टू 0 के लिए, तो एक x इक्वल्स टू कितना, और इधर माइनस ए। इन सबको मिलाओ, इन सबको मिलाने पर हमारे पास क्या बनता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ये क्या हो गया, ये शेप सर्कल ही हो गया, इसलिए सर्कल बोला जाता है, ठीक है। और इसका सेंटर कहां है, और इसका सेंटर है, और इसकी रेडियस कहां है, ये इसकी रेडियस है। अब जो ए है ना, ये ए की रेडियस है। अब यहां पर इसके साथ में हम जो कुछ भी खिलवाड़ हम कर सकते हैं, है ना। यहां पर अगर मान लो ये वाला अपने पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो ए इक्वल्स टू कितना हुआ, 4। ये इसकी क्या हुई, रेडियस। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है इसका, ओके। तो ये ध्यान रखना, यहां पे 16 लिख सकता हूं, 9, 30 कुछ भी लिख सकता हूं। अगर कोई आपको ऐसे दे दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12, अब क्या होगा, अब वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर। तो ए इक्वल्स टू कितना है, ए इक्वल्स टू अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू अंडर रूट 3, 4 इंटू 3, तो क्या हो गया 2 अंडर रूट 3, ये इसकी रेडियस हो गई। समझ में आया। तो इस तरीके से आप यहां पे सामने होगा, हमेशा ए स्क्वायर कंसिडर करना है, जो भी हो आपको कंसिडर ए स्क्वायर करना है। 12 क्या, ये क्या एक कंप्लीट स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, लेकिन फिर भी हमने स्क्वायर, इसको अंडर रूट लेके स्क्वायर किया है, तो आपको वैसे करना है। समझ में आया। ये अगर इसको मैं थोड़ा चेंज करके ऐसा कर दूं, x माइनस पी होल स्क्वायर y माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर ही है, सर्कल ही है, लेकिन इसका ये जो ओरिजिन है ना, ये यहां से 0 0 पे नहीं है, इसका ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन इज सेंटर, सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है, लेकिन इसका सेंटर कहां पर है, इसका सेंटर होगा एट पी क्यू। इस x के माइनस में जो है और y के माइनस में जो वो कोऑर्डिनेट होंगे पी क्यू, वहां पर इसका सेंटर चला जाएगा, मतलब ये सेंटर यहां पर अगर पी क्यू है तो ये सर्कल यहां पे बनेगा। ये जरूरी नहीं कि पूरा उधर जाए, ये ऐसे भी बन सकता है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर, लेकिन ये सर्कल की इक्वेशन के ये है, आपके इतना काम नहीं आएगा। लेकिन एक चीज जरूर है, एक चीज जरूर है कि यहां पर, हां, ये जो सेंटर है ना, इसका पता होना चाहिए आपका, कहां है, यहां है। एक चीज आपके पास, जो ये हम हाइपरबोला का जो ग्राफ देख रहे थे ना, हाइपरबोला का जो ग्राफ, वो ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास ये जो, तो इसके लिए आपने लिखा था y इक्वल्स टू 1/x, तो हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था ना, हमने ग्राफ इसका सिर्फ इसी साइड में प्लॉट किया था, है ना। लेकिन इसका ग्राफ उधर के साथ साथ, मान लो अगर x इक्वल्स टू मैंने -1 लिखा,
तो y इक्वल्स टू -1 आएगा, है ना। ये y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 10 रखा माइनस का, तो y इक्वल्स टू -0.1 आएगा, -100 लिखा तो -0.1 आएगा, माइनस अगर 0.1 लिखा तो -10 आएगा। इसकी वैल्यू माइनस में भी तो जाएगी, तो ये जो ग्राफ है ना ये इधर भी आएगा, ऐसे इधर भी रहेगा और इधर भी रहता है। हम जो प्लॉट करते हैं ग्राफ, जैसे कि मैंने यहां पे किया है, तो हम केवल एक साइड का ही प्लॉट करते हैं। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसका जो स्टैंडर्ड ग्राफ होता है वो दोनों साइड में होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब है अपने पास सर्कल के बाद इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? जो सर्कल है ना, अगर किसी को सर्कल बना रहा है ठीक से नहीं बना है तो वो इलिप्स ही बनता है। जैसे आपके पास बॉल होती है, कोई भी क्रिकेट बॉल होती है या फुटबॉल होती है, उसमें हवा थोड़ी कम है और आप थोड़ा दबा देते हो उसको, तो वो इलिप्स में कन्वर्ट हो जाती है। हमारी जो अर्थ की शेप है कंप्लीट परफेक्ट सर्कल नहीं है ना, स्फेयर नहीं है, थोड़ी दब जाती है, वो इलिप्टिकल शेप हो जाती है। तो उस तरीके का जो है हमारे पास, जैसे मान लो सर्कल बनाऊं मैं आपके सामने, ये ओके, अगर मैं यहां पे सर्कल नहीं है, अब ये जो अंदर है, ये देखो ये सर्कल है, ये वाला और ये वाला, ये इलिप्स है। ओके, ध्यान रखना। तो इलिप्स कैसे बनता है वो देख लेते हैं हम। जैसे देखो यहां पर के अंदर ये जगह पे अगर मैं x इक्वल्स टू, अगर यहां पर y इक्वल्स टू कितना आता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। अगर मैं यहां पर y इक्वल्स टू 0 रख देता हूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इस ग्राफ को अगर बनाना स्टार्ट करें, क्या हो जाएगा, जब मैं 0 रख रहा हूं वो से इस वाली लाइन पे आएगी, है ना। तो एक्स वाई इक्वल्स टू प्लस बी माइनस बी। फिर मैं यहां पर अगर y इक्वल्स टू 0 रखता हूं, y का मतलब कौन होता है, एक्स एक्सिस, अरे यही इसी पे तो होता है ना भाई, जैसे ऊपर चढ़ा तो 1 2 3 4 आने लग जाता है। जब हम यहीं पर रहेंगे तो y इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो y इक्वल्स टू 0 रहने पर हमारे पास ये जो x की वैल्यू कितना है, एक तो प्लस a है माइनस a है, पर ये शेप बनता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इलिप्स। इलिप्स बोला जाता है। यहां पर जो b है ना, इस कंडीशन में b इज ग्रेटर देन a, तो जो ये वाली एक्सिस है, ये b से लेकर माइनस b तक, ये वाली एक्सिस क्या होगी, मेजर एक्सिस, और ये वाली क्या होगी, ये मेजर एक्सिस बड़ी वाली एक्सिस है, और ये छोटी वाली एक्सिस है जिसको आप यहां पर माइनर एक्सिस बोल रहे हो। ओके, अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं, अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं कि आपके सामने a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा हो गया, तो यही जो आपके पास इलिप्स है ना वो इस तरीके का बन जाएगा। मैं एक आपके सामने इससे लेकर बता देता हूं, ये इस टाइप का इलिप्स बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कोई फिक्स नहीं होती, जो बड़ा होता है
ये वाला ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया, ये माइनर हो गया। सिंपल सी बात है। यहां पे अगर बात करें इस एग्जांपल से, तो ये एग्जांपल कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया, बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये आपके पास इस तरीके से ये इलिप्स का ग्राफ बनता है। इलिप्स आपके काम नहीं आएगा, शायद ज्यादातर में नहीं आएगा, हाँ कभी कभार कोई क्वेश्चन में आपके आ सकता है, जनरली नहीं आएगा ये। ओके, अब देखो ये आपके इलिप्स के ही एग्जांपल है। देखो आपकी शक्ल कैसे दिखाई दे रही है इनकी, इनकी दोनों की एक सर्कल की तरह शक्ल दिखाई दे रही है, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं। लेकिन सर्कल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको प्योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए, उसके साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, इधर कुछ भी चलेगा, है ना। तो इसको जब सही से लिख रहे हो तो आप एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर अपॉन, ये 1/4 हो गया, ये नीचे 1/4 लिख, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर 1। तो यहां पे a इक्वल्स टू कितना 1, b इक्वल्स टू कितना 1/2। अब ये इलिप्स हो गया, समझ में आया ना, इस तरीके से काम करना है। ओके, और इसकी अगर हम बात करें तो ये हो गया। अब लोग बोलेंगे सर ये तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो होना चाहिए सर्कल, नहीं ये भी नहीं होगा, यही तो मूर्खता है। एक्स स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 1/3, बी इक्वल्स टू 1/2। अब आप प्लॉट कर दो, क्या फर्क पड़ना है, ये भी क्या हो गया, इलिप्स हो गया। तो इस तरीके से आपको सर्कल है, इलिप्स है, इन सब का पता होना चाहिए, ठीक है। अब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने कई बार आ सकता है। कई बार है क्या, न्यूक्लियस में आ सकता है ये, उसके अलावा तो नहीं आएगा शायद, होपफुली केमिस्ट्री में आ सकता है। तो ये क्या होता है, इस फंक्शन को हम एक दूसरे फंक्शन के साथ कभी कभी गलत कर सकते हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा किसके साथ हम गलत कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपने नाम सुना है क्या, पाई की कितनी होती है 22/7 या 3.14 एंड सो ऑन, 3.14 आप कंसिडर करते हो, ठीक, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक वैसे ही हमारे पास ये जो ई है ना, ये भी एक टाइप का कांस्टेंट है, फिक्स है। इसकी वैल्यू होती है 2.71। अब 718 आगे कुछ भी करो, 7123 ऐसे कुछ भी होगा, लेकिन 7 की वैल्यू हम एक्सेप्टेड वैल्यू है, हर कोई आदमी इसको इज इक्वल्स टू 2.71। और ये हमारे पास पूरी कंप्लीट कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर टर्म है तो यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होती टर्म, अगर ये टर्म नहीं होती तो हमारे पास जितनी हम कैलकुलस करते हैं ना, कैलकुलस का पार्ट 1/10 रह जाता, हम केवल 10% कैलकुलस ही करते। अगर ये टर्म नहीं होती हम कर ही नहीं पाते। जितना आपके पास आप इतनी इमेज प्रोसेसिंग आप देख पा रहे हो, जितना आप कैलकुलस में आप प्लैनेटरी मोशंस आप देख पा रहे हो, जितना आप ये आपकी ओसिलेटरी मोशंस आप देख पा रहे हो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग आप देख पा रहे हो, मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम दोनों के अंदर है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें कौन है एक्सपोनेंट में, ई है यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिना इसके आपके पास इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिसिटी है, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी काम का नहीं है आपके पास बिना इसके। क्योंकि कंप्यूटर काम कहां से करेगा, सिग्नल्स पे ही तो काम करेगा वो भी। जब ये नहीं होगा, सिग्नल नहीं बनेंगे, सिग्नल नहीं बनेंगे, डिवाइस नहीं बनेंगे, डिवाइस नहीं बनेंगे, काम कहां से होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो ये क्या है, इसको कभी भी इस चीज से कंपेयर मत करना y इक्वल्स टू x टू द पावर e से।
ये लो, है ना, क्योंकि आपको पता है अगर मैं यहां पे ये y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स ही नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है कि y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, ऐसे भी हो सकता है। ये भी क्या है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये नहीं है, ये पैराबोलिक फंक्शन है। जैसे बता देता हूं, यहां पर आपके सामने ये जो लिखा है ना, ये y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x इसके जैसा है, लेकिन आप अगर ऐसा लिखते हो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ई, ये इसके जैसा है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर मैं कुछ भी लिख सकता हूं, a टू द पावर x, p टू द पावर x, 3 टू द पावर x, कुछ भी लिख सकता हूं। जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है ना, अगर कैपेसिटर को डीसी करंट हम लगाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, जैसे कि हम 12th क्लास में स्टडी करेंगे। लेकिन जब कैपेसिटर को हम एसी करंट के साथ करंट कर देते तब ये चीज बनती है, तब काम आता है ये। ओके, तो ये है, तो यहां पर ये सारे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और ये भी उतना ही ज्यादा, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम इस पावर को नेगेटिव एक्स लगा देते हैं तो दोनों को हम देखते हैं क्या बनता है। देखो यहां पर अगर मैं x इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो मैं इसको अलग नेक्स्ट वाले ग्राफ में लेके चलते हैं, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रख देता हूं, इक्वल्स टू कितना आएगा, ई टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू 1 आएगी यहां पे, ये आपको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अब अगर हम बात करें इसके आगे और वैल्यूज की, x इक्वल्स टू, तो x की हो गई यहां पे। अब अगर मैं रखूं आपके सामने 0 रख दूं मैं, क्योंकि हम हमेशा रखते हैं पहले x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आती है ये फाइंड आउट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं लिखता हूं e टू द पावर x इक्वल्स टू y, रखा है तो e की कितनी पावर करेंगे 0 आ जाए, e की पावर 0 करने पर तो ये 1 आ जाएगा, नहीं काम चलेगा। इसके ये a की कंडीशन में पॉसिबल है e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, तो ही पॉसिबल है। अब माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन ई का मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी, और ये 0 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। मतलब यहां से x इक्वल्स टू कितना बना, माइनस इंफिनिटी बना, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गई। वो आगे नहीं हुआ, ये आपको काम करना है यहां पे, और इसके लिए आपको ये देखना है। अब और हम वैल्यूज रख सकते हैं यहां पे, और वैल्यूज रख सकते हैं, तो x की 0 हो गया, y की 0 हो गया, और अब अगर एक बार के लिए x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू e, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की e, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू e स्क्वायर, x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू e का क्यूब। मतलब ये अब एक्सपोनेंशियल आगे बढ़ रहा है, ये 2.7 होगा 71, ये 2.71 का स्क्वायर होगा, ये 2.71 का क्यूब होगा, मतलब बढ़ता ही जाएगा इस तरीके से। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, आप देखोगे, देखो वैल्यू रखना स्टार्ट करो, वैल्यू रखना जैसे आप स्टार्ट करोगे, x की वैल्यू 0 कहां होती है, ये तो ओरिजिन है, इस y एक्सिस पे होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 होने पर y एक्सिस कहां है, 1, तो ये y एक्सिस पर 1 पर काट देगी, जहां पर भी 1 होगा, 1 2 3 4 मार्क कर देना। ये कितने पर काटेगी, इसको 1 पर काटेगी। अब x इक्वल्स टू 1 ले जाने पर ये e, मतलब ये इसके ऊपर जाएगा, ये हम थोड़ा नजदीक ले लेते हैं, ये लगभग यहां हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2 होने पर इसका स्क्वायर जाएगा, मतलब लगभग 3 के स्क्वायर, 8 के आसपास, 8 के आसपास आ रही है इसकी वैल्यू। यहां पे 3 ले जाने पर तो इसकी वैल्यू और ज्यादा ऊपर चली जा रही है, क्यूब हो गया ना, तो लगभग 18 या 19 के आसपास वैल्यू आ रही है। नेगेटिव ले जाएं
तो नेगेटिव ले जाने पर y इक्वल्स टू 0, मतलब ये x एक्सिस को टच कब कर रहा है? इधर x का नेगेटिव इंफिनिटी ले जाने पर, मतलब ये ग्राफ ऐसा आएगा। ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, यहां पे इनफाइनाइट पे टच होगा और इसको और भी ज्यादा ये एक्चुअल में तो भी ज्यादा जाएगा ऐसे। ओके, और ये ऊपर चला जाएगा। और फिर हमारे पास एक और है ना इसके जैसा, कहां है? ये माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये है। वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स का मतलब ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स। ये ऐसा ग्राफ है। यहां पे फिर से देखूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं तो y की वैल्यू 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 है ना। देख लो आप चाहे यहां पे 1 अपॉन ई टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 आया कि नहीं आया? ठीक वहीं पर काटेगा। और अगर मैं यहां पे y इक्वल्स टू अगर 0 रख दूं, y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? देखना, e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, तो x इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो गया। सिंपल, यहीं पर ज्यादा झंझट ही करने की जरूरत नहीं है ना। अभी तो किया था, तो ये x माइनस इंफिनिटी हो गया, सॉरी x इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो गया। ये बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसी आएगी। अगर मैं x इक्वल्स टू 1 रख देता हूं, माइनस 1 रख देता हूं, तो माइनस 1 रखने पर y की वैल्यू e आएगा। x की वैल्यू माइनस 2 रख देता हूं तो इसकी वैल्यू e टू द पावर 2 आएगा। x की वैल्यू माइनस 3 रख देता हूं तो e टू द पावर 3 आएगा। मतलब आपके पास जो ग्राफ है ना, वो यहां पे अगर हम प्लॉट कर देता हूं तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये वाला ग्राफ ऐसे आया था और ये वाला ग्राफ ऐसे आएगा, और ये जो है ये 1 होगा। सिंपल सा ग्राफ है। दोनों को एक साथ प्लॉट करके बताऊं, उस वाले को और इस वाले को, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ऐसे, ये e टू द पावर x का ग्राफ है, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। दोनों एक दूसरे के भाई है। नेगेटिव ये कभी भी y इक्वल्स टू नेगेटिव कभी भी नहीं जा रही है। y x, ये माइनस एक्स वाई की नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आ रही है इसमें, ये ध्यान रखना। ओके, ये है। दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये सारी वैल्यू एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएगी, केवल ये बनेगा किसका? टू द पावर माइनस एक्स। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो ये सिंपल सा है, ये इधर वाला बना दो, ये इधर वाला बना दो, आपका ये बन जाएगा, है ना। इसको छोड़ो, आगे देखते हैं। देखो, फिर अपने पास वेरिएशन ऑफ स्लोप। वेरिएशन ऑफ स्लोप क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक है फिर से, इसलिए। तो वेरिएशन ऑफ स्लोप हमारे पास ये होता है, जैसे आपने अभी अभी कुछ ग्राफ्स देखे हैं, जैसे कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें तो क्या इक्वेशन में ही अगर स्लोप आ गया, इक्वेशन में स्लोप आ गया, इसका मतलब स्लोप फिक्स हो गया। और वैसे भी आप अगर डायग्राम से भी देखोगे तो भी इसके अंदर क्या है? स्लोप फिक्स है। तो ये वाला लाइन है आपके पास, तो यहां पे इसका स्लोप क्या है? फिक्स है। एक चीज और बता दूं मैं इसमें, कि आपके पास यहां पर ये जो पैरेलल लाइंस है ना, ये जो पैरेलल लाइंस है, इनका स्लोप भी क्या है? बिल्कुल फिक्स है। इसका भी थीटा, इसका भी थीटा, इसका भी थीटा।
ये क्या है? पैरेलल लाइंस। स्लोप क्या होता है? फिक्स होता है, या आप इसको सेम बोल सकते हो। अगर यहां पे एक और कंडीशन दूं मैं आपको कि आपके पास अगर कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन है, एक सिंगल लाइन, इसके अलग अलग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके हर एक पॉइंट पर भी स्लोप क्या है? फिक्स है। कैसे? आप इसके साथ ये एंगल देख लो, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, है ना? इसको लिख सकते हो डिफरेंट पॉइंट्स ऑन सेम लाइंस। इसके लिए भी स्लोप क्या है? फिक्स है। इसके लिए भी स्लोप फिक्स है, इसके लिए भी स्लोप फिक्स है। चाहे ऐसे अलग अलग हो जाओ, पैरेलल होनी चाहिए, चाहे एक लाइन है उसकी अलग अलग पॉइंट, उसके लिए भी स्लोप फिक्स है। ये दोनों ही कंडीशन में स्लोप क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन दूसरा मैं आपको एक तरीका बताता हूं, यहां पे हमारे पास वो है ये हमारे पास एक ग्राफ है, और ये हमारे पास एक ग्राफ बनाता हूं मैं यहां पे। इसका स्लोप फिक्स है क्या, या अलग अलग है? इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। ये वाला, ये ग्राफ है, ग्राफ ही तो है ना ये भी। और किसका ग्राफ है ये? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जैसे का ग्राफ है कोई, या कोई भी एक रैंडम कोई ग्राफ हो सकता है। इसका स्लोप आप बताओ अलग अलग पॉइंट पे। अब ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले तो आप ये देखो, किसी भी कर्व का स्लोप, ये तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो आपने देख लिया, क्या? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, डायरेक्ट आपके पास आ गया। इसको अगर आप ऐसे भी देखते हो तो दो y का डिफरेंस जो होता है उसको डेल्टा y लिख सकते हो, 2x का डिफरेंस होता है उसको डेल्टा x लिख सकते हो। आपका काम हो गया यहां पे, है ना? और इसी को आप क्या बोल रहे हो? इसी को आप m बोल रहे हो, इसी को आप tan थीटा बोल रहे हो, सब कुछ यही हो गया। लेकिन वहां पे ग्राफ कैसे खींचते हो, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो? वहां पे तो स्लोप अलग अलग हो रहा है, तो वहां पे हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा। स्लोप इज चेंजिंग पॉइंट टू पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे पॉइंट पॉइंट के साथ में ये चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। फाइंड आउट कैसे करते हो इसका स्लोप? स्लोप मतलब उस पॉइंट के ऊपर ये जो आपका कर्व है ना, ये कितना स्लोप है, कितनी उसकी ढलान है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो, तो यहां पे इसका स्लोप, पहले तो स्लोप क्या होता है वो देखो। स्लोप ऑफ ए कर्व इज एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn at any point of curve. Slope of a curve at a point, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही होगा, ध्यान रखना इस बात का। स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, दैट पॉइंट ऑफ कर्व। उस कर्व के ऊपर पॉइंट पर आपका जो स्लोप है ना, वो डिफाइन आपको करना है। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं कि मुझे यहां पर इस पॉइंट पर
स्लोप चाहिए इस पॉइंट पे। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे अगर स्लोप चाहिए तो यहां से इसके साथ जो टेंजेंट बनते हुए आ रही है ये वाला, ये इसका टेंजेंट का जो इसके साथ एंगल है ना थीटा, ये थीटा इसका इस पॉइंट पे स्लोप होगा। अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, जैसे मान लो यहां पर इस पॉइंट पे अगर मैं कंसिडर कर लूं, तो मुझे क्या चाहिए, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, इस पॉइंट पर अगर कंसिडर कर लूं तो मुझे क्या चाहिए, इस दूसरे वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लॉट होगी, जो ड्रॉ होगी, इसका स्लोप फाइंड आउट करना होगा। इसका, ये जो येलो कलर की है दिखाई दे रही होगी, इसका स्लोप चाहिए। अगर मैं यहां पे चाहूं तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा यहां के लिए, इसके लिए। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए फिर से यहां पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो टेंजेंट है, इसको थोड़ा हम पीछे से खींच लेते हैं, जिससे कि थोड़ा ये दिखने में आपको ठीक हो जाए। ये जो टेंजेंट है, ये जितना थीटा, ये थीटा 1 है, सॉरी ये पहले वाली का थीटा 1 है, दूसरी वाली का थीटा 2 है, और ये थीटा 3 है। ये वाला आपके सामने स्लोप होगा। तो आप जैसे जैसे यहां से आगे बढ़ रहे हो, अरे जैसे जैसे यहां से आप आगे बढ़ रहे हो, आप यहां से आगे बढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आपका इस कर्व की ये जो टेंजेंट है, इन टेंजेंट के कारण बनने वाला एंगल इंक्रीज होते जा रहा है लगातार, कंटिन्यूअसली। यहां पे इसका टेन थीटा इतना ही है, यहां पर ये थीटा और बढ़ गया ग्रेटर, और यहां पे थीटा 3 और हो गया। तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, थीटा 3 सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो इसका स्लोप बढ़ते जा रहा है ना। इसको आप अगर और अच्छे से देखते हो, यहां पर देखो एक बार फिर से हम बनाते हैं इस ग्राफ को। ये ग्राफ जो आप, यही तो ग्राफ है, और यहां पे जब आप चढ़ रहे हो तो इस स्लोप के ऊपर चढ़ना आपके लिए मुश्किल रहेगा, सीधी सी बात है, कि ये आपको क्या है, इसका इंक्लिनेशन इतना ही है और इसका इंक्लिनेशन इतना है, सीधी सी बात है। और यहां पर एक तरीका और है चेक करने का, क्या, आप यहां डायरेक्ट ये काम करो ना, यहां पे आप एक एंगल देखो, ये थीटा बन रहा है, यहां पे आप एंगल देखोगे थीटा ये बन रहा है, यहां पे आप देखोगे थीटा ये बन रहा है। तो थीटा इंक्रीज होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है। अब आप यहां पर इसकी टेंजेंट बना दो, यहां पे जो टेंजेंट है, ये इसकी टेंजेंट आपके सामने ये है, और यहां पे जो टेंजेंट है वो ये है, और यहां पे जो टेंजेंट है वो ये है। इस तरीके से ये जो टेंजेंट है सही नहीं बनाई, ये वाली जो टेंजेंट है ना, हाँ अब सही है, यहां पर ये टेंजेंट है। इस तरीके से आपके सामने जैसे जैसे आगे आप टेंजेंट बढ़ाते जा रहे हो, उसका साथ थीटा इंक्रीज होते जा रहा है, वो आपने वहां पे लिख दिया। यस, तो आपके सामने क्या हुआ, अभी हमारे पास ये कंडीशन आ गई, चेंज इन स्लोप। तो जैसे जैसे हमारे पास ये जो पैराबोला का इस टाइप का कर्व है, इस कर्व के अंदर आपका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली अपने स्लोप को इंक्रीज कर रहा है। और अगर मैं दूसरा अगर कोई ग्राफ बनाता हूं, इसके ऑपोजिट एक ग्राफ होता है, वो अगर ग्राफ बनाता हूं, ये आपके सामने ग्राफ है, ये ग्राफ अगर बना दूं मैं, तो अब नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना,
और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यहां पे इस जगह पे देखोगे तो इसका स्लोप क्या आएगा, यहां पे टेंजेंट प्लॉट करो, ये वाला ग्राफ आ गया। यहां पे अगर स्लोप फाइंड आउट करोगे तो ये टेंजेंट आपने प्लॉट करी, ये आ गया। यहां पे आप देखोगे तो ये, आप ये मत देखना कि कितना पीछे जाके मिल रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि ये एंगल कितना है। ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। इस वाले केस में ये हुआ है। और पहले वाला जो केस था हमारे पास, उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था ये देखो, उसमें ये हुआ था, ये आपके सामने ये ग्राफ हो गया। और यहां पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपके जो एंगल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। यहां पे ये एंगल है, यहां पे ये एंगल है, यहां पे ये एंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहां पे मेजर कर लो, चाहे आप चाहो तो इस वाली लाइन पे मेजर कर लो, बात तो एक ही है। थीटा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। इस लाइन में स्लोप इंक्रीज, यहां पे चढ़ना आपको मुश्किल लगेगा, जैसे जैसे आगे चढ़ रहे हो आपको यहां पे आसान लगेगा, जैसे जैसे आगे जा रहे हो आपको मुश्किल होता जाएगा ऊपर चढ़ना, है ना। और यहां पे शुरुआत में मुश्किल लगेगा, जैसे जैसे आगे जा रहे हो फ्लैट होते जा रहा है कर्व। जैसे जैसे कर्व फ्लैट होते जाएगा, उसके साथ साथ उसका जो स्लोप है वो भी डिक्रीज होता जाएगा। यह है, चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के कर्व का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइम का स्लोप अगर हम फाइंड आउट करें तो हम क्या करें, जैसे यहां पर आप एक चीज इसमें देखो कि आपके पास ये एक सीधा सा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, ये आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। यहां पे आप कैसे फाइंड आउट करते हो स्लोप, यहां पे आप कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लिया कि जिन दो पॉइंट से ये कर्व पास हो रहा है, ये दो पॉइंट ले लो, और यहां से ये जो पॉइंट है ये x1 y1 हो गया, ये जो दो पॉइंट है x2 y2 हो गया। तो आपने क्या किया, ये आपने tan थीटा लिया, और ये tan थीटा लेने के लिए ये डिस्टेंस निकाल ली y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू m। ये स्लोप आया कि नहीं आया, लिखने का थोड़ा हो गया। ये क्या है, ये है आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू m। ये क्या है आपके पास स्लोप। स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ये किसके लिए है, ये है आपके पास स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। लेकिन अगर आपके पास क्या है, कर्व है, तो कैसे करोगे, कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, मुश्किल काम होता है। कैसे, देखो आप यहां पर, यह आपके पास ग्राफ है, ये कर्व है। अब अगर आप इसकी तरह फाइंड आउट करते तो क्या होता, तो ये होता कि मान लो आपने एक पॉइंट तो यहां पे ले लिया, एक बार देखना ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं, एक पॉइंट तो आपने यहां पे ले लिया, दूसरा पॉइंट आपने यहां पे ले लिया, या और भी पहले ये एक पॉइंट यहां पे, दूसरा पॉइंट यहां पे, इन दोनों को मिलाया और यहां से आप स्लोप फाइंड आउट करना स्टार्ट किए। सेम ये x1 y1, ये x2 y2, ये क्या ये वैल्यू सेम आएगी, क्या वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन क्या ये स्लोप होगा भी क्या इसका, नहीं होगा। ये तो इसको कोड की तरह काट रहा है ना, जो सर्कल के अंदर कोड नहीं काटती क्या ऐसे, इसकी तरह काट रहा है ये। टेंजेंट थोड़ी है, टेंजेंट तो ऐसे होती है, ये होती है टेंजेंट, ये टेंजेंट है क्या, नहीं है। तो ये इसका स्लोप यहां पर ऐसे नहीं निकाल सकते। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप निकालने के लिए हम यहां पर
दूसरी टेक्निक लगाते हैं। इस टेक्निक के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर भाई एक काम करो, ये जो है ना, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। ये जो है, अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, तब तो भाई एक काम ये देखो कि यहां पर ये एक इसको कोड की तरह काट रहा है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं यहां पर एक चेंज कर दूं, क्या? इस वाले पॉइंट को, ये वाला तो अपने पास एक्स वाई है ना? जैसे ये दूर दूर है तो x1 y1, हम पहले इस अकेले को कंसिडर कर रहा हूं, ये कितना है? एक्स वाई है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट को यहां से नीचे लाकर इसके नजदीक लाकर सिर्फ यहीं ले आऊं, तो एकदम यहीं पर ले आऊं, दिखाई दे रहा है क्या इसमें ये? हाँ बिल्कुल दे रहा है। यहीं पर ले आऊं, अब मैं इसको मिला दूं, इन दोनों पॉइंट्स को अब मिला दिया, तो जैसे मैंने मिलाया तो छोटा सा है, आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको पूरा मिला दिया ऐसे। क्या ये इसको टेंजेंट की तरह काम कर रही है क्या इसके लिए? अभी ये इसके लिए क्या अब ये टेंजेंट की तरह काम कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रही है। बहुत छोटा सा, ये जो पॉइंट मैंने बनाया ना, ये भी बहुत डिस्टेंस, इससे भी कम करना चाहिए मुझे, तो इससे भी कम करना चाहिए। तो इससे भी कम मैं मान लो ये यहां पे और नजदीक कर दिया, इतना इतना सा कर दिया। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, इसको प्लॉट करता हूं, तो क्या ये एग्जैक्ट टेंजेंट की तरह काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। और इसके कारण बनने वाली जो लाइंस है, उनका देखो कैसे क्रॉस कर रहा है इसको, यहां पे कर, तो ये क्या हो गया इस पर x, ये क्या हो गया? ये हो गया y। ओके, फिर दूसरा देखना, फिर दूसरा मैं यहां से फिर से ब्लॉक इसके ऊपर कर रहा हूं, जो मैं ये चेंज करके करता हूं जिससे आपको शायद दिखाई देगा। यहां से ये इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, तो देखो ये x प्लस dx, ये dx जो है ना, वो बहुत ही थोड़ा सा चेंज है, बहुत थोड़ा सा। जैसे कि अगर ये x की वैल्यू 2 है, अगर ये x की वैल्यू 2 है, तो ये जो dx है ये है 2.000000000 कहीं पे जाके 1, यहां से खींचते जाओ खींचते जाओ, बस स्टैंड तक खींच दो, वहां जाके 1 आएगा। ये है ये dx, जो dx है ना, वो ये है 0.00 एंड सो ऑन 0, लास्ट में जाकर 1, ये 0, ये dx फुल चेंज। और इसके साथ जैसे ही x थोड़ा सा चेंज हुआ, उसके साथ साथ क्या यहां पर y में भी थोड़ा सा चेंज आया कि नहीं आएगा? y में भी थोड़ा आएगा। अगर मैं यहां पे देख रहा हूं x से, अगर मैं x2 पर गया, तो y1 भी तो y2 हो गया, तो वहां पर भी थोड़ा सा चेंज तो आएगा ही, वहां पर भी तो थोड़ा चेंज आएगा ही। तो ये क्या हो गया? x प्लस dx हुआ, तो ये भी थोड़ा सा चेंज होगा, कितना? ये भी होगा, जैसे यहां पर है ये, लेकिन मैं इसको इस तरह इस जगह मार्क कर रहा हूं, y प्लस dy, y प्लस dy ऐसे हुआ। तो अब अगर मुझे यहां पर ये जो टेंजेंट है, ये देखो, ये आपको थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है एक्चुअल में, ये है ना, यहां पर ये थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है। यहां पर मैं अब ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन में यहां पे प्लॉट कर देता हूं, तो ये थीटा बनेगा ना। और मैं इस वाले को है ना, थोड़े से वाले को मैग्नीफाई करके बनाता हूं, इसको मैग्नीफाई करके मैं यहां पे बना दूं अगर, तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ये थीटा, ये क्या है? ये एक्स है, वाई है। इस वाले का जो पॉइंट्स का जो है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इस वाले का है एक्स प्लस डी वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट है,
y प्लस dy, ये y कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x। जैसे एक तरीके से ये देखो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई जब आप स्कूल जा रहे हो मॉर्निंग में, पैदल की बात कर रहे हैं, आप 10 मिनट में कितने चले? आप बोलोगे लगभग मैं 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल गया। ओके, मैं आपसे पूछूं आप 10 सेकंड में कितने चले? आप बोलते हो कि 10 सेकंड में मैंने लगभग 10 मीटर डिस्टेंस तय की है, मतलब लगभग 10 कदम चला हूं मैं, 1 सेकंड का 1 कदम मान लेते हैं। मैं आपको बोलूं आप 1 सेकंड में कितने चले? आप बोलोगे मैं 1 मिनट चला। ये क्या बात करो सर, आप तो पूछ ही जा रहे हो। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं आप 0.0000001 सेकंड में कितने चले, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर मैं 0.0000 में 0.000, मतलब क्या हुआ? टाइम में अगर इतना छोटा वेरिएशन होगा तो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करने में भी तो छोटा सा ही वेरिएशन होगा, है कि नहीं? भाई एक क्वांटिटी अगर बहुत कम ऐसा तो है नहीं कि आप पलक झपकते ही 200 किलोमीटर चल जाओगे या पलक झपकते ही आप 10 मीटर चले जाओगे, ऐसा तो नहीं है। मैंने आपको बोला उठ के जाओ, इतने में आप चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। 10 सेकेंड ही लगो, चाहे टाइम तो लगता है चलने में। तो यहां पे क्या वो वाला काम है, इतने से टाइम में कितने चले, इतने से टाइम में तो इतने ही चला जाएगा, वो चीज है। तो x अगर इतना थोड़ा वेरी करा है तो y भी तो थोड़ा ही वेरी करेगा। तो वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू वेरी 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 स्मॉल वेरिएशन इन x, ये है। तो इसका अगर आप स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हो, इसका स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हो, फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस। अगेन चीज तो वही है, चीज तो ये वाली है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? तो मैं इसको लिख देता हूं, मान लो ए बी सी, तो मैं स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा बी सी अपॉन ए सी। ओके, और बी सी कितना है देखो, है y वाला है, ये क्या y है ना, y प्लस डी वाई माइनस वाई, ये ऊपर वाले का y कोऑर्डिनेट माइनस नीचे वाले का y कोऑर्डिनेट, ये माइनस x। भाई ये वाली जो डिस्टेंस है ना, तो आगे वाले का x कोऑर्डिनेट x प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स, ये ऊपर ये वाले डिस्टेंस के लिए ऊपर वाले का कितना है, x y प्लस डी वाई माइनस वाई, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी ये। तो अब आगे क्या आ गया, y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, डी वाई ओवर, सॉरी यहां पे लिखा गया, ये आपके सामने क्या आएगा, डी एक्स आएगा। तो ये इक्वल्स टू tan थीटा। पास क्या हो गया, स्लोप एट ए, ये जो ए पॉइंट है ना यहां पे, इस ए पॉइंट पर स्लोप आपके सामने ये आ गया। अब एक बात बताऊं, यहां पे तो आप चाहे स्लोप फाइंड यहां करो, चाहे यहां करो, चाहे यहां करो, चाहे यहां करो, अलग अलग है। ये जो स्लोप है ये माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये क्या है, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, ये किस में वेरिएशन है, दिस वेरिएशन इन वाई एंड दिस इज वेरिएशन इन एक्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया डेल्टा वाई इज ए वेरिएशन इन वाई, वेरिएशन इन वाई विद रेस्पेक्ट टू वेरिएशन इन एक्स। यहां पे तो जो वेरिएशन काफी बड़ा हो रहा है, जैसे अगर आप, मैं यहां पे अगर आपको नंबर्स भी देता हूं तो इसका हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं मान लो 2 3, इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं मान लो 5 7, ऐसे कुछ भी दे दिया मैंने, रैंडम दिया है ना, कोई फिक्स ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, ये दे दिया चल गया। इसमें नहीं दे सकता ऐसे, क्योंकि ये बहुत स्मॉल वेरिएशन है। इसमें अगर कोऑर्डिनेट
2 and 2 अगर होगा तो यहां के कोऑर्डिनेट कितने होंगे आगे वाले के? 2.000000001, 2.0000001, ऐसे छोटे छोटे वेरिएशन होगा इसमें। तो इतना कम वेरिएशन होगा तो यहां पर भी dy क्या है? dy इज ए वेरिएशन इन y with respect to small variation in x, ये हो गया। तो ये tan थीटा जो हुआ ना, इस स्लोप का ग्राफ का, इस ग्राफ के स्लोप जो हुआ वो tan थीटा हुआ, और वो किससे आया? वो आया इससे dy ओवर dx से। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। dx है ना, इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ये आपके सामने डिफरेंशिएशन आया है। तो हम यहां पर अब डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर देते हैं। इसको लिखते हैं dy ओवर dx, जहां पे x क्या है? यह है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है? यह है वेरिएबल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का? इसका मतलब यह है, ये जो है ना, ये खुद से चेंज होगा। और ये खुद से नहीं हो सकता, ये खुद से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसको x के साथ चेंज होना ही पड़ेगा। इसको x के साथ चेंज होना ही पड़ेगा। इसके खुद के पास, इसके पास कोई ऐसा फ्री हैंड नहीं है कि ये खुद चेंज हो जाएगा। तो और इसका डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ चेंज इन y with respect to change in x, या स्मॉल चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x, कि x के साथ कितना चेंज हो रहा है, इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम और आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर भी मैं आपको डिफरेंशिएशन को बहुत बेसिक से बताने वाला हूं। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से करें, उसके बाद नेक्स्ट की तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा है, कैसे लग रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।